जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों को पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल आओ पढ़ें विज्ञान पर। तो बच्चों, मैंने आपको पूर्व में नियंत्रण एवं समन्वय जो पाठ है अपना अध्याय 6 उसके बारे में मैंने आपको जो 3 वीडियो हैं उस पार्ट्स के वो अपलोड कर दिए थे। अगर जिन छात्रों ने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप उन 3 वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप ऑप्शनल जो एक नंबर वाले प्रश्न हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको एक नंबर वाले काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और यहाँ पर मैं उन प्रश्नों का कलेक्शन लेके आया हूँ जो 2024 की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आपको इनमें से काफ़ी प्रश्न मिलेंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को दबा दें, जिससे कि आपको आगे जो वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले मिल सकेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग एक नंबर वाले प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और उनको अगर आप याद कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस पार्ट से जो भी एक नंबर वाले प्रश्न आएंगे वो आपके बाहर नहीं जाएंगे। और आपको इस वीडियो में जो इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और उम्मीद है अगर आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो वार्षिक परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों के कलेक्शन को। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने जो आने वाला है वो है बच्चों, जो आप देख रहे होंगे कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक के लिए 1 अंक है। तो एक न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है। तो यहाँ पर आप देखें, कोशिकाएं, एक्सॉन, डेंड्राइट, एक्सॉन सिरा। तो यहाँ पर जो एक, चूँकि यहाँ पर न्यूट्रॉन ना हो के यहाँ पर न्यूरॉन होगा, न्यूरॉन। एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल माने होता है विद्युत संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है। कोशिकाएं, एक्सॉन जिसको हम लोग तंत्रिकाक्ष के नाम से भी जानते हैं, तंत्रिकाक्ष, और डेंड्राइट और एक्सॉन का सिरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सॉन। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न है वो आप देखें, मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग हैं। आंतरिक कण, नाक, जीवा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी। इसके पास अगला जो प्रश्न है, मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है। यानी जो मस्तिष्क की जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें सूचना जो भेजी जाती है उसका जो सही क्रम क्या है कि कोशिका काय यानी जो सेल बॉडी होती है, और उसके बाद एक्सॉन यानी तंत्रिकाक्ष, उसके बाद जो डेंड्राइट्स जो होते हैं उसके क्रम में ये चलती है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। इसके पश्चात अगला देखेंगे आप, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के में कई बार पूछा गया है। वह स्थान जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चों? सिनेप्स कहलाता है। या इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग सिनेप्स या हिंदी में अंतर्ग्रथन के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है आप देखें बच्चों, 5वां प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है मेरु रज्जु में। इसके पश्चात अगला जो है प्रश्न, प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं का ग्रहण करने वाली तंत्रिका, यानी प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका कहलाती है संवेदी तंत्रिका कोशिका। क्या कहलाती है? संवेदी तंत्रिका कोशिका। इसके पश्चात मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। यानी जो मानव का तंत्रिका तंत्र है वह 2 भागों से मिलकर बना होता है, केंद्रीय और परिधीय। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें कौन से 2 भाग होते हैं? तो सबसे पहले होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, यानी ये वाला आपका आंसर सही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। इसके पश्चात अगला जो आप देखेंगे बच्चों, मनुष्य में परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है।
तो अभी मैंने आपको बताया था, इसमें ऑप्शन जो है कपाल तंत्र का और मेरु तंत्र का, ये वाला सही है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ ये इनमें से भी इम्पोर्टेंट है, इनको आपको बिल्कुल याद करना है, इनको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ज़रूर से ज़रूर याद करना है। जो मैं साइड में आपको ये इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, ये भी बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। तो आप इसमें, चूंकि यहाँ ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मेरुरज्जु, उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर आप अग्र मस्तिष्क लगा सकते हैं। और चूंकि अग्र मस्तिष्क के अंतर जो एक प्रमस्तिष्क आता है, अगर वो ऑप्शन दिया होता तो ये भी सही हो जाता। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है बच्चों वो देखिए आप यहाँ पर, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, और इसके पश्चात आप देखें इसमें मेरुरज्जु और उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरुरज्जु। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके पश्चात अगला देखिए बच्चों, सुनने, देखने, सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं? तो वो होते हैं अग्र मस्तिष्क में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगला है बच्चों, भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे इसका हाइपोथैलेमस है, अग्र मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस, अग्र मस्तिष्क भी इसका आंसर सही है। इसके पश्चात रक्तदाब यानी बीपी, लार आना तथा बमन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? बमन यानी उल्टी, तो ये पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला में। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला देखिए बच्चों, एक सीधी रेखा में चलना जैसे साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी क्रिया मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होती है? तो ये अनुमस्तिष्क से होती है। किससे होती है? अनुमस्तिष्क से। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये किसका भाग है अनुमस्तिष्क? पश्च मस्तिष्क का। अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स। इसके बाद अगला देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है? शरीर की स्थिति और संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क यानी पश्च मस्तिष्क का ये भाग है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला देखिए बच्चों, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक है तो तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक, ये दोनों जिम्मेदार हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये वाला गलत है। इसके पश्चात हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा, उपरोक्त सभी। तो हमारे ज्ञानेंद्रियां ये सभी हैं। तो ये भी सही है इसका आंसर। इसके पश्चात दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? यही मैंने आपको बताया था, ये इम्पोर्टेंट है, सिनेप्स कहते हैं। इसके पश्चात अगला देखिए, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो थायरोक्सिन है या इंसुलिन है या एस्ट्रोजन है या साइटोकाइनिन। तो ये देखिए ये सभी जंतु हार्मोन्स है, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन्स है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। इसके पश्चात अगला देखेंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? तो ये ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ये तो हो गए पादप हार्मोन्स। ये हो गया इंसुलिन, राइट आंसर, क्योंकि ये जंतु हार्मोन्स है जो अग्नाशय से। मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग हैं आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा, उपरोक्त सभी। तो चूंकि पर्यावरण से सभी सूचनाओं कौन ग्रहण करता है? ग्राही अंग, इसलिए सभी इसका आंसर सही होगा। इसके पश्चात अगला है बच्चों, निम्न में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं है? यानी एड्रिनल जो वृक्क के ऊपर पाई जाती है ये 2 हैं, वृषण 2 हैं, अंडाशय भी 2 हैं और पिट्यूटरी ये सिंगल होती है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके पश्चात अगला जो क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में से घटित होता है? तो ये हो गया आपका एक्सॉन। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? तो ये पीयूष ग्रंथि इसका राइट आंसर है। इसके पश्चात अगला देखेंगे बच्चों, पौधों में ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो हार्मोन्स होता है वो कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाता है, तने की लंबाई बढ़ाता है, इसलिए जो भी अग्र वाले भाग होते हैं पौधों के वहीं पाया जाएगा। तो तने के अग्र भाग में इसका ये राइट आंसर हो जाएगा।
इसके पश्चात अगला देखिए, पौधों में साइटोकाइनिन प्रेरित करता है। तो साइटोकाइनिन मैंने आपको बताया था कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। किसको करता है? कोशिका विभाजन को। इसके पश्चात अगला देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स। अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे बच्चों कौन सी? जो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं उनको कहते हैं हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां, और उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो क्या होते हैं? सीधे रक्त में आते हैं। किस में आते हैं? ब्लड में। इसके पश्चात अगला जो देखेंगे आप, एड्रेनलिन हार्मोन्स के स्राव से निम्नलिखित परिणाम होते हैं। तो इसमें आप देखिए, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, पेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, पाचन तंत्र त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एड्रेनलिन हार्मोन्स है इसको हम लोग संकटकालीन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। संकटकालीन हार्मोन्स। तो इस वजह से ये सारी क्रियाएं होती हैं। इसके पश्चात अगला जो है बच्चों देखें आप कि एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव होता है। एड्रिनल यानी इसको हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, जो किडनी के ऊपर पाई जाती है। तो इसका आंसर ये सही होगा। तो ये आपके 29 जो सही विकल्प वाले प्रश्न थे वो मैंने आपको। कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर क्या बनता है बच्चों? परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बनता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा देखिए, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई वो क्या कहलाती है? न्यूरॉन होता है। इसके पश्चात अगला है, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या होता है? मेरुरज्जु होता है। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको हम लोग नर हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, ये कहाँ से निकलता है? वृषण से होता है। पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर एब्सिसिक अम्ल के कारण गिरती हैं। एब्सिसिक अम्ल को क्या कहते हैं? ABA, वृद्धि निरोधक हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स जो अम्ल के रूप में पाया जाता है वो है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है ये। तो इस प्रकार आपने देखा ये रिक्त स्थान आपके कंप्लीट हो गए। अब आइए आपको मैं जोड़ियाँ दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर 10 जो हैं वो जोड़ियाँ हैं। कॉलम A को कॉलम B से मिलाना है, तो मैंने यहाँ पर पहले से मिला के रखी हुई हैं। तो देखिए, भूख का जो केंद्र है, भूख का केंद्र, उसको आप किससे मिलाएंगे? अग्र मस्तिष्क से। किससे मिलाएंगे? अग्र मस्तिष्क से। दूसरा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र देखिए मस्तिष्क व मेरुरज्जु, ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो इसमें आ जाएंगे कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान, इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? सिनेप्स। मास्टर ग्रंथि, इसको कहेंगे हम लोग बच्चों पीयूष ग्रंथि को। थायरॉक्सिन का संश्लेषण कौन करता है? थायरॉक्सिन का संश्लेषण आयोडीन करता है, इसलिए आयोडीन खाने की सलाह दी जाती है, नहीं तो घेंगा रोग हो जाता है। मादा हार्मोन्स यानी फीमेल हार्मोन्स, आप देखिए यहाँ पर लिखा होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक। हार्मोन्स का स्रावण कौन करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है। इसके पश्चात बौनापन किसके कारण होता है? वृद्धि हार्मोन्स कम मात्रा में अगर स्रावित होता है तो शरीर में बौनापन हो जाता है। सूरजमुखी की जो गति होती है वो प्रकाशानुवर्तन होती है। कैसी होती है? प्रकाशानुवर्तन। इस प्रकार से आपने 1 से लेकर 10 जो ये जोड़ियाँ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके पश्चात बच्चों सत्य और असत्य हैं, इसमें 5 दिए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। पौधों में 6 पादप हार्मोन्स पाए जाते हैं, जो कि गलत है, 4 पाए जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, बिल्कुल सही बात है, सत्य है। एड्रेनलिन हार्मोन अग्नाशय से निकलता है, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि ये अधिवृक्क से निकलता है, किडनी के ऊपर पाई जाती है, और जो अग्नाशय है उससे इंसुलिन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक है, ये असत्य है, क्योंकि ये नर से निकलता है, तो ये नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकास करता है। भूख का केंद्र पश्च मस्तिष्क होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से होता है। इसके पश्चात एक शब्द और एक वाक्य के जो प्रश्न है वो आप देख लीजिए। इसमें है मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं? तो बच्चों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? अग्र मस्तिष्क में होता है। प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका संवेदी तंत्रिका कोशिका के नाम से जानी जाती है। इसके पश्चात कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं अग्नाशय से किस हार्मोन्स का स्रावण होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो
इंसुलिन का होता है। इसके बाद अगला देखिए, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो घेंगा रोग हो जाता है। किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन की कमी से हो जाता है। इसके पश्चात अगला देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, तो अनुमस्तिष्क करता है। मनुष्य में पुरुष हार्मोन्स का नाम बताइए, तो टेस्टोस्टेरोन्स है। मास्टर ग्रंथि के नाम से किस अंतःस्रावी ग्रंथि को जाना जाता है, तो वो है बच्चों पीयूष ग्रंथि। इसके पश्चात ये दो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में बमन यानी उल्टी और रक्तदाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है, तो पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला में होता है। तो इस प्रकार आपने देखा, ये तो एक एक नंबर वाले प्रश्नों का जो संग्रह था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे वो आपके बाहर नहीं जाएंगे इनसे, और इनकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल सके। तो मिलेंगे बच्चों अब नए वीडियो में, नए ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक में। वहाँ मैं आपको पढ़ाऊँगा अपनी कक्षा 10 की विज्ञान का एक नया टॉपिक। तो उम्मीद है आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें मैं इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करता हूँ, टू द पॉइंट बात करता हूँ और केवल पढ़ाई के बारे में ही चर्चा करता हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे फिर नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।